बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ट्यूमर्स भी पढ़ लिए, इन्फेक्शंस भी पढ़ लिए। अब हम सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ और एडीमा वगैरह की डिजीज़ पढ़ेंगे जो ब्रेन में होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सेरिब्रल एडीमा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को कह लूँ, अगर आप लोग प्रॉफ की तैयारी के लिए वीडियोस देख रहे हैं तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इफ़ यू वांट टू देन यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, सेरिब्रल एडीमा में क्या होता है? सेरिब्रल एडीमा, इट इज़ द accumulation ऑफ एक्सेस फ्लूइड विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा, ठीक है। एक्सेस फ्लूइड अगर ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर इकट्ठा हो जाए तो इसको हम सेरिब्रल एडीमा कहते हैं। अब जो सेरिब्रल एडीमा है वो बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। वैसे तीसरी तरह की भी होती है, इंटरस्टिशियल टाइप, बट दीज आर टू मेन टाइप्स। वेजोजेनिक एडीमा, वेजोजेनिक एडीमा होता है जब हमारे पास नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है ना। हमको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर का काम होता है कि एक्सेस फ्लूइड जो हो वो वेसल से बाहर ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर ना आए, ठीक है। तो जब हमारे पास नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, मतलब नॉर्मली तो फ्लूइड वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में होता है, वहाँ से वो थर्ड स्पेस के अंदर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आ जाता है। तो तब जो एडीमा होता है इसको हम क्या कहते हैं? वेजोजेनिक एडीमा। ब्लड ब्रेन बैरियर का डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आ गया, ठीक है। अब वेजोजेनिक एडीमा जो होता है वो लोकलाइज भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। लोकलाइज क्या है कि मतलब एक जगह पे कोई ट्यूमर है या कोई भी इंसल्ट या इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है उस एरिया की, तो वहाँ पे लोकलाइज्ड एडीमा होता है, ठीक है। या फिर जनरलाइज हो सकता है, ये दो तरह के होते हैं वेजोजेनिक एडीमा। दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक एडीमा। साइटोटॉक्सिक एडीमा होता है कि इस्कीमिक इंजरी या टॉक्सिन एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से न्यूरोनल सेल्स एंड ग्लायल सेल्स, जिनका काम क्या होता है कि न्यूरोनल सेल्स मेनली कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लायल सेल सपोर्टिव सेल्स होते हैं, तो इनकी इंजरी जब होती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से एडीमा होता है, उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक एडीमा। तो मेनली आपको नाम याद करने हैं, वेजोजेनिक एंड साइटोटॉक्सिक एडीमास। अच्छा, अब हाइड्रोसेफलस क्या होता है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। या अब इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे होता है? या सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाए, या सीएसएफ का जो फ्लो हो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर सीएसएफ की रिजॉर्प्शन जो हो रही होती है वो कम हो जाए, ठीक है। आपको पता है ना, सीएसएफ फ्लूइड जो होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं? वेंट्रिकल सिस्टम होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और वहाँ से फिर स्पाइनल जो कॉर्ड होता है उसके अंदर आता है, ठीक है। और इसी तरह ये फिर रिजॉर्ब होता है, जो हमारे पास वेन्स होती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम की, वो सिस्टमिक वेन्स के अंदर वो होती हैं, ड्रेन होती हैं। तो या तो क्या हो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन रहा है, ठीक है, सीएसएफ बन बहुत ज़्यादा रहा है, या फिर उसके फ्लो में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। आपको पता है ना, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो कि कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? पीछे जो फ्लूइड होगा वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, या लेटरल वेंट्रिकल में या थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। अगर फोरामेन ऑफ मनरो में एक्सपोजिंग नहीं हुआ है तो फिर लेटरल वेंट्रिकल्स में, या अगर यहाँ पे हुआ है तो फिर फोर्थ और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा? सीएसएफ जो होगा वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस, ठीक है। नॉर्मली 5 to 15 mg/mm होता है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, एनीवेज, अब दो तरह का होता है हाइड्रोसेफलस, या तो वो होता है कम्युनिकेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है कि फ्लो कहीं पे भी रुका हुआ है, फोरामेन ऑफ मनरो में रुका हुआ है, सपोजिंगली लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान नहीं आ रहा है, या फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ एरियाज जो होगा, जो उससे पीछे वाला प्रॉक्सिमल एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर फोरामेन ऑफ मनरो पे रुका है तो फिर लेटरल वेंट्रिकल जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इंटायर पोर्शन जो होता है वो कंप्रेस नहीं होता ब्रेन का, वो वाला सिर्फ एरिया जो कि लाजमी सी बात है। अब ये अगर लेटरल वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है तो इसके साथ वाला जो ब्रेन का एरिया होगा वो सिर्फ कंप्रेस होगा ना, ठीक है। तो इंटायर ब्रेन नहीं होता कंप्रेस, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस, ठीक है। दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग टाइप। कम्युनिकेटिंग टाइप में क्या होता है कि यहाँ फ्लो भी सारा ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्रेन नहीं हो रहा, ठीक है। हाइड्रोसेफलस जो है वो जो हमारे पास यहाँ से सिस्टीमिक वेंस के अंदर ड्रेन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटायर पीछे पूरे सिस्टम के अंदर जो भी वेंट्रिकल्स हैं उन सब के अंदर फ्लूइड एकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो पूरे के पूरे ब्रेन को कंप्रेस करना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। सिंपल आपको बात ये याद रखनी है कि कम्युनिकेटिंग टाइप में क्या होता है कि वेन्स ड्रेन नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से पीछे फ्लूइड पूरे सिस्टम में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, जिसकी वजह से इंटायर ब्रेन जो होता है वो कंप्रेस होता है। जबकि नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप में फोरामेन ऑफ मनरो वहाँ पे मेनली ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से एक पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल या लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला ख़ास एरिया जो होता है वो सिर्फ कंप्रेस होता है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। अब इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं हर्निएशन। अब हर्निएशन क्या है? हर्निएशन नॉर्मली हम जो सर्जरी में या नॉर्मल एनाटॉमी में पढ़ते हैं, हर्निएशन का मतलब होता है कि एक जगह का कोई पार्ट जो है, सपोजिंगली ये दो पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट जो है वो किसी तरह इधर आ गया, ठीक है, इसको हम हर्निएट कहते हैं, ठीक है। तो हर्निएशन इस जहाँ ब्रेन में क्या है, इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट अगर जो है वो एक इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट किसी दूसरे एरिया में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्निएशन, ठीक है। हर्निएशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, ठीक है। मेनली किस वजह से होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से होता है। ओके, अब हमारे पास जो ब्रेन टिश्यू है वो कवर्ड है मेनिंजेस से, ठीक है। और दो मेन पार्ट्स होते हैं डूरा के, ठीक है, फॉक्स सेरिब्राई एंड टेंटोरियम सेरिब्राई। ये दो जो होते हैं ना कवर कर रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे ये फॉक्स सेरिब्राई है, ठीक है, यहाँ पे टेंटोरियम सेरिब्राई है, ठीक है, ये सेरिबैलम को सेरिब्रम से अलग कर रहा है। तो हर्निएशन क्या होती है कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है तो कोई कंपार्टमेंट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे चला जाए, ठीक है। अब आपको मेनली नाम ही पता होने चाहिए। एक होता है सबफेल्काइन, ठीक है, ये सिंगुलेट हर्निएशन। इसमें क्या हो रहा है, देखें ये वाला एरिया, ठीक है, कि ये फॉक्स सेरिब्राई के नीचे से ये वाला एंटीरियर पोर्शन जो है फ्रंटल लोब का कुछ हिस्सा जो है वो हर्निएट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो इस सारे एरिया को सप्लाई कर रही होती है, तो ये वाला एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्कीमिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इन्फाक्ट बन जाएगा। सो सबफेल्काइन अकर्स व्हेन द यूनिलैटरल और एसिमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिस्प्लेसेस द सिंगुलेट गायरस अंडर द एज ऑफ फॉक्स, ठीक है। ये फॉक्स सेरिब्रा है, इसके एज के नीचे से ये हर्निएट कर रहा हुआ है, ठीक है। इसको हम सबफेल्काइन सिंगुलेट हर्निएशन कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसटेंटोरियल या अनसीनेट हर्निएशन। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल, ठीक है, लोब है। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये वाला फ्री एज है टेंटोरियम सेरिब्राई का, ठीक है, तो ये मीडियली इस तरह हर्निएट कर रहा हुआ है, ठीक है। ट्रांसटेंटोरियल अकर्स व्हेन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट द फ्री मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्राई, ठीक है। ये मीडियल पार्ट है टेम्पोरल लोब का, ये फ्री एज ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्राई के साथ क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है वो निकल रही होती है। थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्रेस होगी तो क्या होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व प्यूपिल की डायलेशन एंड प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, डायलेटेड रहेगा। उसके अलावा थर्ड क्रेनियल नर्व हमारे पास जो रेक्टाइल मसल्स होते हैं आई के, उनकी मूवमेंट कंट्रोल करती है, तो वो भी नहीं होगी सही से, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्राउन प्यूपिल लेजन, ठीक है। तो ट्रांसटेंटोरियल की वजह से ब्राउन प्यूपिल लेजन होता है, ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। तो ये वाले एरियाज भी इस्कीमिक हो जाएंगे, और ये जो मोटर कंट्रोल, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वाला जो फंक्शंस होंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है आखिरी टाइप जिसे हम कहते हैं टॉन्सिलर हर्निएशन। अब टॉन्सिलर हर्निएशन का क्या मतलब है? टॉन्सिलर हर्निएशन का मतलब है कि जब सेरिबेलर, ये सेरिबेलम है, ठीक है, ये सेरिबेलम के टॉन्सिल जो हैं वो हर्निएट कर जाएं फोरामेन मैग्नम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलर हर्निएशन। इट इज़ यूजुअली फेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं कार्डियोवेस्कुलर
जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं, कार्डिक सेंटर्स होते हैं, जो कि रिस्पायरेशन और कार्डिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो जब डिस्टर्ब होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, फेटल होता है, ठीक है। तो टॉन्सिलर हर्निएशन हो गया। तो आपको नाम ही याद रखने हैं, सबफल्काइन, ठीक है। सेकेंडली ट्रांस टेंटोरियल एंड देन टॉन्सिलर हर्निएशन, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, कंप्रेस करता है सबफल्काइन एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को, ट्रांसटेंटोरियल जो होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और थर्ड क्रेनियल नर्व को कंप्रेस करता है, और टॉन्सिलर जो होता है अक्सर फेटल होता है क्योंकि ये रिस्पायरेटरी और कार्डिक सेंटर्स को डिप्रेस करता है। होपफुली आपको समझ आई होगी।